कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो बस यूं ही हो रहा है? मतलब संयोग से, या हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। और अगर वजह है, तो क्या सब कुछ, मतलब हमारी जिंदगी, हमारे फैसले, सब पहले से ही तय है? बिल्कुल। आज हम इसी उलझन भरे लेकिन है बड़े दिलचस्प विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म कहते हैं ना? जी हाँ, नियतिवाद। और इसका जो मूल विचार है वो सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये कहता है कि ब्रह्मांड में जो भी घटना हो रही है, हर एक्शन, हर फैसला, वो कहीं बाहर से, हवा में से नहीं टपकता। अच्छा। वो अपने से पहले हुई चीजों का नतीजा होता है, अनिवार्य नतीजा। मतलब हर चीज के पीछे एक कारण है और उस कारण के पीछे फिर एक और कारण। एक पूरी चेन, एक जंजीर जैसी। बिल्कुल, एक अटूट जंजीर। कुछ भी अचानक या संयोग से नहीं, सब कुछ किसी ना किसी पिछली कड़ी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फिर इस विचार की परतें खोलते हैं जरा। देखते हैं कि ये हमारी आजादी की सोच को, हमारी जिम्मेदारियों को, यहाँ तक कि किस्मत के बारे में जो हम सोचते हैं उसे कैसे चुनौती देता है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इस भारी भरकम लगने वाले विचार को आसान शब्दों में समझें। और देखें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इसका क्या लेना देना है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये नियतिवाद असल में है क्या चीज? अगर एक लाइन में समझना हो तो कैसे कहेंगे? एक लाइन में कहें तो, जो भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे होना अनिवार्य बना दिया। अनिवार्य मतलब होकर ही रहेगा। हाँ। इसे एकदम सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कांच का ग्लास है, वो टेबल से गिरकर टूट जाता है। हाँ। अब ये घटना यूं ही नहीं हो गई। हाँ, जाहिर है कोई वजह तो होगी। शायद किसी का हाथ लग गया हो या टेबल हिल गई हो, कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल वही हो सकता है, किसी ने अनजाने में धक्का दिया हो या मान लीजिए हवा का तेज झोंका आया हो। ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे खींचा। जमीन सख्त थी और कांच की अपनी वो प्रकृति है कि वो नाजुक होता है। हाँ बिल्कुल। तो जब ये सारे कारण, धक्का या हवा, गुरुत्वाकर्षण, सख्त जमीन, कांच का नाजुकपन, ये सब एक साथ आ जाते हैं, तो गिलास का टूटना वो लगभग तय हो जाता है। मतलब वो टूट कर ही रहेगा। वो बस टूटता ही है। नियतिवाद यही कहता है कि हर घटना इसी तरह अपने से पहले हुए कारणों का एक अनिवार्य नतीजा है। ये बात तो समझ आती है कि चीजें बिना वजह नहीं होती, लेकिन क्या ये कारण हमेशा एक जैसे होते हैं? जैसे ग्लास का टूटना तो भौतिक कारणों से हुआ, पर क्या हमारे फैसले भी ऐसे ही तय होते हैं? मतलब क्या नियतिवाद बस एक ही तरह का है, या इसे अलग अलग नजरियों से भी देखा जाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। नियतिवाद कोई एक अकेली सपाट सोच नहीं है। इसके कई पहलू हैं, कई प्रकार कह सकते हैं, जो अलग अलग तरह के कारणों पर जोर देते हैं। अच्छा, जैसे? एक तो है कारण संबंधी नियतिवाद, कॉजल डिटर्मिनिज्म। ये सबसे आम है और जिसकी बात हमने अभी ग्लास वाले उदाहरण में की। हाँ। ये बस ये कहता है कि हर भौतिक घटना का एक भौतिक कारण होता है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करता है। जैसे बीज से पेड़ का उगना, हाँ। इसके लिए सही मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। ये सब कारण मौजूद होंगे तो नतीजा यानी पेड़ का उगना वो भी होगा। इन कारणों के बिना नतीजा बदल जाएगा। ठीक है, ये तो सीधा है। फिर थोड़ा और अंदरूनी स्तर पर देखें तो आता है जैविक नियतिवाद, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। जैविक मतलब बायोलॉजी वाला? हाँ बिल्कुल। ये कहता है कि हमारी बहुत सी विशेषताएं, हमारा स्वभाव, हमारी क्षमताएं, यहाँ तक कि कुछ हद तक हमारा व्यवहार भी हमारे जीन्स और हमारी शारीरिक बनावट से तय होता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी के संगीत में स्वाभाविक रुचि है, या कोई टैलेंट है, या फिर किसी खास बीमारी का ज्यादा खतरा है किसी को, ये जेनेटिक हो सकता है। मतलब हमारी काबिलियतें या कमजोरियां वो जन्म से ही तय हो सकती हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये दृष्टिकोण इसी तरफ इशारा करता है और इसी से थोड़ा और जुड़ा हुआ है मनोवैज्ञानिक नियतिवाद, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। मनोवैज्ञानिक यानी दिमाग से जुड़ा हुआ। जी, ये कहता है कि हमारे फैसले, हमारी पसंद नापसंद, हमारी आदतें, ये सब असल में हमारे पिछले अनुभवों का, हमारी परवरिश का, हमने जो सीखा है, हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, डर हैं, उन सब का नतीजा होती हैं। अच्छा। यानी हमारा मन जिस तरह से कंडीशन हो गया है, एक तरह से प्रोग्राम हो गया है, वो हमें एक खास तरह से सोचने और व्यवहार करने पर मजबूर करता है। तो वो फैसला करवा रहे हैं। ये तो थोड़ा परेशान करने वाला ख्याल है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं
और इसी कड़ी में एक और आता है धार्मिक नियतिवाद, थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। हाँ, ये तो सुना है। किस्मत, तकदीर वाली बात। बिल्कुल। कई धर्मों और मान्यताओं में ये माना जाता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से या उनकी पहले से लिखी हुई किसी योजना के तहत ही होता है। हमारी जिंदगी की बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु, सफलता सब लिखा हुआ है। हाँ, ये सब किस्मत या तकदीर का हिस्सा मानी जाती हैं। और एक और नजरिया है जो थोड़ा दिमागी कसरत वाला है, तार्किक नियतिवाद, लॉजिकल डिटर्मिनिज्म। जी, ये कहता है कि अगर भविष्य के बारे में कोई भी बात, कोई भी कथन, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कल दिल्ली में बारिश होगी, हाँ, अगर ये कथन आज ही या तो सच है या झूठ। इसका मतलब है कि भविष्य पहले से ही तय है। अगर ये सच है कि कल बारिश होगी तो वो होकर ही रहेगी, वो बदल नहीं सकता। वाह, मतलब अलग अलग रास्तों से घूम फिर कर बात वहीं आ रही है कि शायद चीजें उतनी हमारे नियंत्रण में नहीं है जितना हम अक्सर सोचते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा कांटा अटकता है। अगर सब कुछ भौतिक घटनाएं, हमारी बायोलॉजी, हमारे मानसिक झुकाव, यहाँ तक कि शायद ईश्वर की योजना सब पहले से तय है, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी फ्री विल का क्या हुआ? क्या हम सच में कोई चुनाव करते हैं या हम सिर्फ उन कारणों की जंजीर में अगली कड़ी हैं जो पहले से तय हो चुकी थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को और हम जैसे आम इंसानों को भी उलझा रखा है। ये नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा के बीच का सबसे बड़ा कटाव है। हाँ, कि वो पिज्जा खाएगा। हाँ, उसे लगता है ये उसका अपना फैसला है, उसकी मर्जी है। हाँ, बिल्कुल। मुझे पिज्जा खाने का मन किया, मैंने ऑर्डर कर दिया। इसमें कौन सी तयशुदा बात हुई? ये तो मेरी मर्जी है। ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, लेकिन नियतिवाद का नजरिया कहेगा, जरा रुकिए और सोचिए, पिज्जा खाने का मन क्यों किया? क्या इसलिए कि सुबह से कुछ चटपटा मसालेदार खाने की इच्छा हो रही थी? ये एक मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। हो सकता है। या क्या शरीर में किसी खास पोषक तत्व की कमी थी जिसे पिज्जा शायद पूरा कर सकता था? ये एक जैविक कारण हो सकता है। अच्छा। क्या टीवी पर या फोन पर कहीं पिज्जा का कोई लुभावना विज्ञापन देखा था? ये एक बाहरी प्रभाव हुआ। हाँ, ये भी होता है अक्सर। क्या बचपन से पिज्जा पसंदीदा रहा है? ये अतीत के अनुभव का असर है। क्या वो आसानी से उपलब्ध था और बजट में भी था? ये परिस्थिति जन्य कारण है, लगभग अनिवार्य बना देते हैं। तो मतलब हमें सिर्फ महसूस होता है कि हमने चुना है। हाँ, एक तरह से हमें लगता है हमने चुना, जबकि हम शायद चुन नहीं रहे, बल्कि उन कारणों के दबाव में बह रहे हैं जिनका हमें शायद पता भी नहीं। बाप रे, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सब धागों से बंधी कठपुतलियां हैं और ये कारण ही वो धागे हैं जो हमें नचा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक बहस ही है या हम अपने आसपास भी ऐसी चीजें देख सकते हैं जहां ये कारण प्रभाव वाली बात ज्यादा साफ दिखती हो? नहीं, ये सिर्फ हवाई बातें या कोरी फिलॉसफी नहीं है। इसके उदाहरण हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते हैं, अगर हम थोड़ा ध्यान दें। जैसे? कुछ पर गौर करते हैं। पहला और सबसे आम, मौसम का पूर्वानुमान। वेदर फोरकास्ट। हाँ, वो तो है। मौसम विभाग कैसे बता देता है कि कल बारिश होगी या धूप निकलेगी या तूफान आने वाला है? वो सैटेलाइट और डेटा देखते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मौसम अचानक यूं ही नहीं बदलता। वो हवा के दबाव, तापमान, नमी, हवा की दिशा, इन जैसे भौतिक नियमों और मौजूदा स्थितियों पर निर्भर करता है। ये कारण है और मौसम का बदलना उनका प्रभाव या नतीजा है। वैज्ञानिक इन्हीं कारणों का विश्लेषण करके नतीजे का अनुमान लगाते हैं। हाँ, ये तो बहुत सीधा सा कारण प्रभाव का मामला लगता है। जब वो कहते हैं कि चक्रवात आ रहा है तो वो हवा के दबाव और गति के आधार पर ही बताते हैं। ये निर्धारित लगता है। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण देखें, थोड़ा अलग तरह का, नशे की लत। पहले अक्सर माना जाता था कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, इंसान की अपनी कमजोरी है। हाँ, लोग यही कहते हैं। लेकिन अब विज्ञान मानता है कि इसमें बहुत कुछ जैविक और मनोवैज्ञानिक कारणों पर निर्भर करता है। किसी के दिमाग की केमिस्ट्री कैसी है, उसके जीन्स कैसे हैं, वो किस माहौल में रहा है, तनाव का स्तर क्या है, ये सब चीजें मिलकर किसी को नशे की तरफ धकेल सकती हैं, कई बार उसकी इच्छा के बावजूद। तो यहाँ नियतिवाद का प्रभाव दिखता है कि कैसे आंतरिक और बाहरी कारण मिलकर व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, ये उस दिशा में सोचने को मजबूर करता है। मतलब नशे के शिकार व्यक्ति को सिर्फ उसकी कमजोरी के लिए जिम्मेदार ठहराना शायद पूरी तरह सही ना हो, अगर इतने सारे जैविक और वातावरणीय कारण काम कर रहे हो। ये बात तो सोचने वाली है, सच में। बिल्कुल।
और एक बहुत बड़े पैमाने का उदाहरण है ग्रहों की चाल, प्लैनेटरी मोशन। हाँ, वो तो बिल्कुल घड़ी की तरह चलते हैं। एकदम। खगोल शास्त्री हजारों साल पहले बता सकते थे और आज भी बता सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब और कहां दिखेगा। बिल्कुल सटीक। कैसे? क्योंकि ग्रहों की चाल गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के एकदम पक्के नियमों से पूरी तरह निर्धारित है। उनकी कक्षाएं तय हैं, उनकी गति तय है। यहाँ तो नियतिवाद 100% लागू होता दिखता है। कोई संयोग नहीं, कोई मर्जी नहीं। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि कैसे कारण और प्रभाव की जंजीरें हर तरफ फैली हुई हैं, छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक। पर फिर भी मन में एक सवाल, एक खटका सा रहता है। क्या ये हमेशा इतना सीधा है? क्या कोई अपवाद नहीं है? मतलब इस नियतिवाद के विचार के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क क्या है, और वो कौन सी बातें हैं जो इसके खिलाफ जाती हैं या कम से कम इस पर सवाल उठाती हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि कोई भी विचार बिना आलोचना के पूरा नहीं होता। तो नियतिवाद के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स 4 जो बातें कही जाती हैं, उनमें मुख्य हैं। एक, जैसा हमने देखा, विज्ञान का पूरा आधार ही इसी पर टिका है। हाँ, कारण और प्रभाव पर। बिल्कुल। भौतिकी से लेकर जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र तक विज्ञान की सफलता इसी बात पर टिकी है कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, जहां हर प्रभाव का एक कारण होता है। अगर ऐसा ना होता तो वैज्ञानिक प्रयोग करना, खोज करना संभव ही नहीं होता। बात तो सही है। 2, भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता। हम मौसम, ग्रहण, रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसी अनगिनत चीजों की भविष्यवाणी कर पाते हैं। ये इसी बात का सबूत है कि चीजें नियमों से बंधी हैं, यानी एक तरह से निर्धारित हैं। और 3, मानव व्यवहार की बढ़ती समझ। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र हमें लगातार दिखा रहे हैं कि हमारी परवरिश, हमारा माहौल, हमारे अनुभव, हमारे फैसलों और व्यवहार पर कितना गहरा असर डालते हैं। इससे लगता है कि हमारा व्यवहार भी काफी हद तक इन्हीं बाहरी और भीतरी कारणों से तय होता है। ये तर्क तो वाकई वजनदार लगते हैं, खासकर विज्ञान वाला। लगता है जैसे हर चीज का जवाब कारण प्रभाव में मिल ही जाता है। लेकिन फिर वो अंदर की आवाज जो कहती है, नहीं, ये तो मैंने चुना है, उसका क्या? हाँ, वो अनुभव। और क्या कोई ऐसी चीज है, विज्ञान में ही या कहीं और, जो इस पूरी तस्वीर को थोड़ा धुंधला करती हो? मतलब इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स, क्या तर्क दिए जाते हैं? और इसके खिलाफ तर्क भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। एक विज्ञान से ही आता है, क्वांटम भौतिकी की अनिश्चितता। क्वांटम, वो बहुत छोटे कणों वाली फिजिक्स? जी हाँ, बहुत ही छोटे स्तर पर, परमाणुओं से भी छोटे कणों की दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका व्यवहार पूरी तरह से अनुमानित नहीं किया जा सकता। उनमें एक तरह की, कह सकते हैं, अंतर्निहित यादृच्छिकता, रैंडमनेस या अनिश्चितता दिखती है। अच्छा, मतलब वो नियमों से नहीं चलते? नियम हैं, पर उनमें संभावनाओं का तत्व है, निश्चितता का नहीं। यह इस विचार को चुनौती देता है कि सब कुछ 100% पहले से तय है। हो सकता है ब्रह्मांड के ताने बाने में थोड़ी ढीली पकड़ हो, थोड़ी गुंजाइश हो। ये दिलचस्प है। और दूसरा, और शायद सबसे शक्तिशाली तर्क, हम सब के लिए स्वतंत्र इच्छा का हमारा अपना सीधा अनुभव। हाँ, जो मुझे लग रहा था। यह हम सबका रोज का पल पल का अनुभव है। सुबह उठकर चाय पीनी है या कॉफी, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस दोस्त को फोन करना है, क्या पढ़ना है। हमें लगातार ये महसूस होता है कि ये हमारे चुनाव हैं। हम ये कर सकते थे या वो। इस अंदरूनी एहसास को पूरी तरह नकारना बहुत मुश्किल है। ये अनुभव बहुत वास्तविक लगता है। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ी नैतिक और सामाजिक चुनौती खड़ी करता है, वो है नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल। हाँ, ये आपने पहले भी इशारा किया था। अगर मेरा हर काम पहले से तय था, मेरे जीन्स की वजह से, मेरे माहौल की वजह से, पिछले अनगिनत कारणों की जंजीर की वजह से, तो क्या मुझे मेरे कामों के लिए अच्छे या बुरे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अगर किसी ने कोई अपराध किया, तो क्या वो सच में उसका दोष था, या वो बस उन कारणों की जंजीर का एक मजबूर नतीजा था जिसे वो बदल नहीं सकता था? अगर ऐसा है, तो फिर सजा देने का क्या मतलब? और इसी तरह अच्छे कामों के लिए तारीफ या इनाम क्यों? अगर स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फिर नैतिकता का, सही गलत का आधार क्या बचता है? उफ, ये नैतिक जिम्मेदारी वाला सवाल तो सच में दिमाग घुमा देता है। अगर हमारी इच्छा स्वतंत्र नहीं, तो फिर सही गलत, पुण्य पाप, कानून, सजा, इन सब का मतलब ही बदल जाता है पूरी तरह से। हाँ, ये बहुत गहरा मुद्दा है। तो क्या ये मामला सिर्फ दो नावों में बटा हुआ है? मतलब या तो सब कुछ तय है, यानी नियतिवाद सही है, या फिर हम पूरी तरह आजाद हैं, यानी स्वतंत्र इच्छा सच है।
क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जो इन दोनों सिरों को कहीं बीच में मिलाता हो, कुछ संतुलन? और यहीं पर एक तीसरा रास्ता सामने आता है जिसे आजकल कई दार्शनिक और विचारक मानते हैं और जो शायद ज्यादा व्यवहारिक भी लगता है। इसे कहते हैं अनुकूलतावाद। कंपैटिबिलिज्म, जी। ये कहता है कि शायद नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो सकते हैं, यानी ये दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? अगर मेरा अगला कदम पहले से तय है नियतिवाद की वजह से, तो मैं उसे चुनने के लिए आजाद कैसे हो सकती हूँ? स्वतंत्र इच्छा, ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। कॉन्ट्रडिक्शन है ये तो। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए शतरंज के खेल का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, शतरंज। हाँ, देखिए, शतरंज के नियम एकदम सख्त हैं, तय हैं। घोड़ा 2.5 घर ही चलेगा, हाथी सीधा या आड़ा ही चलेगा, प्यादा पहली बार में 2 घर चल सकता है। ये नियम खेल के नियतिवाद की तरह हैं, आप इन्हें बदल नहीं सकते। ये खेल की सीमाएं हैं। हाँ, ये तो तय है। लेकिन इन नियमों के दायरे में रहते हुए खिलाड़ी अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरह आजाद है। वो कौन सा मोहरा चलेगा, कब चलेगा, आगे चलेगा या पीछे हटेगा, ये उसकी मर्जी, उसकी रणनीति, उसकी सोच पर निर्भर करता है। कोई बाहरी शक्ति उसे मजबूर नहीं कर रही कि यही चाल चलो। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। नियम अपनी जगह है, पर चाल चुनना खिलाड़ी के हाथ में है। बिल्कुल। नियम सीमाएं तय करते हैं, लेकिन उन सीमाओं के अंदर खेलने की, चुनाव करने की आजादी है। तो क्या जिंदगी भी शतरंज जैसी है? मतलब नियम, कारण, प्रभाव तय हैं, पर उनके अंदर हम अपनी चालें चल सकते हैं। अनुकूलतावादी कुछ ऐसा ही तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये नहीं है कि हम कारणों से पूरी तरह मुक्त हैं या प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो तो नामुमकिन है। बल्कि उनके अनुसार स्वतंत्र इच्छा का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं, अपने मूल्यों, अपनी सोच के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, बिना किसी बाहरी जबरदस्ती या मजबूरी के। बाहरी मजबूरी के बिना? हाँ, मान लीजिए आपको प्यास लगी है। ये एक कारण है, शरीर की जरूरत है। आपने पानी पीने का फैसला किया और पानी पी लिया, ये कार्य है। अब ये फैसला आपकी अपनी इच्छा से निकला है, आपकी जरूरत से निकला है। किसी ने बंदूक दिखाकर आपसे पानी पीने को नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अनुकूलतावाद के नजरिए से ये एक स्वतंत्र कार्य है। ये आपकी मर्जी से हुआ, भले ही इसकी शुरुआत प्यास लगने के जैविक कारण से हुई हो। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ है अपनी आंतरिक इच्छाओं और सोच के अनुसार कार्य कर पाना, बाहरी बाधाओं या जबरदस्ती के बिना। तो ये एक तरह का समझौता है कि हाँ, हम पर बहुत से कारणों का असर होता है, हमारे जीन्स, हमारा माहौल, हमारा अतीत, सब कुछ। लेकिन जब तक हम अपनी समझ और इच्छा के अनुसार फैसला ले पा रहे हैं, बिना किसी बाहरी मजबूरी के, तब तक हम स्वतंत्र माने जा सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये दृष्टिकोण एक तरह से विज्ञान की खोजों जो कारण प्रभाव पर जोर देती हैं और हमारे व्यक्तिगत अनुभव जो चुनाव करने का एहसास दिलाता है और साथ ही नैतिक जिम्मेदारी की भावना के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि हम न तो पूरी तरह आजाद हैं कि हवा में उड़ सकें और न ही पूरी तरह मजबूर कठपुतलियां हैं जिनका कोई वश न हो। हमारी स्वतंत्रता सीमित है, दायरे में है, पर फिर भी वास्तविक है। तो इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, तो नियतिवाद एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो हमें अपनी और इस दुनिया की कार्यप्रणाली पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि शायद कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज के पीछे कारणों का एक बहुत बड़ा जटिल जाल बिछा हुआ है, और ये गहरा सवाल उठाता है कि इस जाल में हमारी अपनी मर्जी की, हमारे अपने चुनाव की कितनी जगह है। और देखिए, चाहे हम अंत में किसी भी नतीजे पर पहुंचे, चाहे हम माने कि सब कुछ पहले से तय है, या हम अपनी स्वतंत्र इच्छा पर पूरा भरोसा रखें, या फिर हम अनुकूलतावाद का ये संतुलित रास्ता अपनाएं, इस पूरी सोच विचार से एक बात जरूर हासिल होती है। वो क्या? वो है अपने ऊपर असर डालने वाले कारणों को समझने की कोशिश करना। ये जानना कि हमारे व्यवहार को, हमारे फैसलों को कौन सी चीजें आकार दे रही हैं। क्या वो हमारी आदतें हैं, हमारे गहरे बैठे डर हैं, समाज का दबाव है, या फिर हमारी अपनी सोची समझी मान्यताएं और मूल्य हैं। हाँ, ये जानना तो जरूरी है। ये समझ, ये जागरूकता हमें थोड़ी ज्यादा शक्ति देती है, और शायद इसी जागरूकता में थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता भी छिपी हो। भले ही हम कारणों से बंधे हों, पर उन्हें समझकर शायद हम उन्हें बेहतर ढंग से संचालित कर पाएं। ये एक उम्मीद की बात लगती है।
तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर घूम रहा है और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। पूछिए। सवाल ये है कि अगर ये सच है जैसा आप कह रहे हैं कि अपने ऊपर काम करने वाले कारणों को समझना, जैसे हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, सामाजिक उम्मीदें, हमारे अपने पूर्वाग्रह, अगर इनको समझना हमें थोड़ा ज्यादा नियंत्रण या एक तरह की शक्ति देता है, तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे बड़े फैसलों के पीछे छिपे इन कारणों को सचेत रूप से जानबूझकर पहचानने की कोशिश करना, क्या ये वाकई हमारे फैसले लेने के अनुभव को बदल सकता है? क्या ये हमें ज्यादा स्वतंत्र महसूस करा सकता है? हाँ, वही। क्या इस जागरूकता से हम कारणों के उस जंजीर में बंधे होने के बावजूद खुद को ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा अपनी मर्जी का मालिक महसूस कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।